ठीक है। सो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या कहा था, इट स्टेट दैट द प्रोडक्ट of maximum wavelength and temperature T is constant। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ वेन डिस्प्लेसमेंट लो का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। T is constant के, तो इसका मैथमेटिकली जो आपका फॉर्मूला रहेगा लैम्डा मैक्स T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हमने कल किरचॉफ लॉ हमने कल देखा था प्लैंक लॉ देखा था। तो प्लैंक लॉ में हमने क्या देखा था कि आपकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, आपकी किसी वेवलेंथ पे जो आपका इमिसिव पावर रहेगा ब्लैक बॉडी के लिए, उसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मुलेट किया था वो आपका था C1 लैम्डा की पावर -5 एक्सपोनेंशियल ऑफ C2 अपॉन लैम्डा T -1। ठीक है, ये आपका उसका फॉर्मुलेशन था। ठीक है, तो अगर हमको इसको मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए हमें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उस डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये आपका मैथमेटिकल है डिफरेंशिएशन का कि मैक्सिमम चाहिए तो इसको हम लोग 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा इंप्रेशन है, ये जो हमारा डेरिवेशन है, इसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और फिर जो इससे वैल्यू आएगी उससे 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन बन के आता है वो एक्सप्रेशन आपका बनता है, ये डिफरेंशिएशन करना है इसका जो डिफरेंशिएशन आपका आता है वो आपका फाइनल जो आता है माइनस एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्डा T प्लस 1 + 1/5 C2 1 अपॉन लैम्डा T एक्सपोनेंशियल C2 अपॉन लैम्डा T इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो बाय डिफरेंशिएटिंग ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको ये एक्सप्रेशन आपके पास में आता है। ठीक है, इसको अगर हम और ट्रायल एंड एरर मेथड से आगे अगर इसे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन आता है बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो यहाँ से आपका आता है C2 बाय लैम्डा T इक्वल टू C2 अपॉन लैम्डा मैक्स T। ठीक है, ये T है, सॉरी, इक्वल टू 4.965। ठीक है, ये जब इसको डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं तो आपका ये निकल के सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपका क्या रहता है, तो लैम्डा मैक्स T इक्वल टू क्या हो जाएगा 4. ठीक है, C2 अपॉन 4.965। ठीक है, C2 आपका क्या हो जाएगा, C2 जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू रहेगी, ये भी कांस्टेंट है 1.4 इंटू 10⁻⁴ 4 अपॉन 4.965। ठीक है, और इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो लैम्डा मैक्स
T जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा 2898 म्यू मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ से वेन डिस्प्लेसमेंट ने अपनी थ्योरी को प्रूव किया था कि किसी भी सरफेस से जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकल रही है वो और उसका जो टेम्परेचर है उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आता है कि सर ये कौन सी वैल्यूज या कौन से सब्सटेंसेस के लिए रहेगा। तो ये मोस्टली जो रियल सब्सटेंसेस होंगे उनके लिए सही रहेगा, मेटेलिक कंडक्टर के लिए आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लैंक लॉ और वेन डिस्प्लेसमेंट में जो कॉम्बिनेशन है या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, a combination of Planck law and the Wien displacement law yield the condition for maximum monochromatic emissive power for a black body। ठीक है, तो इनका जो मिक्स्ड फॉर्म रहेगा प्लैंक लॉ और आपके वेन डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 1.285 इंटू 10⁻⁵ T⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर मीटर वेवलेंथ। ठीक है, पर मीटर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये रिलेशन रहेगा, हमको ये याद रखना है। ये आपके डेरिवेशन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आपका जो आएगा आपको सिर्फ उस पे बेस ये करना है कि लैम्डा मैक्स और टी इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है तो ये अपन को सॉल्व करना है कि व्हाट इज द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड प्लैंक लॉ। ठीक है, तो ये तो अपना डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज जो है या वेरियस लॉ जो है आप लोगों को गिवन जो रिप्रेजेंट हुए, जैसे स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ हो गया, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, प्लैंक लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया फॉर द रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इसके अलावा सॉलिड एंगल, तो व्हाट इज सॉलिड एंगल। ठीक, सो दो टॉपिक या दो डेफिनेशंस है ये आपके। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है आपकी, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है आपकी किसी भी सरफेस से, ठीक है, इमिट होने वाली एनर्जी है जो कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट आपके सॉलिड एंगल के रेस्पेक्ट में होती है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज the rate of energy as the rate of energy leaving a surface in a given direction per unit area per unit solid angle। अभी हम सॉलिड एंगल भी डिफाइन करेंगे। पर यूनिट सॉलिड एंगल of emitting surface of the emitting surface normal to the mean direction, normal to the mean direction। ठीक है, तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ
रेडिएशन हो गया, ठीक है, जिसमें आपने क्या देखा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होगा कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी या बोल सकते हैं जो रेडिएशन आपकी सरफेस से लीव हो रही है इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल ऑफ द इमिटिंग सरफेस नॉर्मल टू द मीन डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या इसका सेंस हुआ कि आपकी जो नॉर्मल जो आपकी सरफेस है उससे पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल में जो आपकी एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज नॉट जो इमिट हो रही है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एक टर्म है आपके लिए, एक डेफिनेशन है। अब इसके बाद आपके पास नया टर्म आता है कि सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है। सॉलिड एंगल जो है आपका, हमने ब्लैक बॉडी में देखा था कि ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि आपकी एक स्पेस है, एक स्पेस के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर वो स्पेस आपकी एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो जो उसके अंदर स्मॉल बॉडी हमने रखा है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उतनी ही एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिसिव करेगा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल भी उसी की तरह है आपका, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सॉलिड एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल, ठीक है। So what is the solid angle? It is defined as the portion. It is defined as the portion of the space inside a sphere enclosed by a conical surface with the vertex of the cone, ठीक है, at the center of the sphere, okay. So what is it meaning? It is defined as the portion of the space inside the sphere, ठीक है, enclosed by a conical surface with the vertex of the cone at the center of sphere, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं कि सर डायग्रामेटिकली क्या है ये, तो देखिए डायग्रामेटिकली क्या है आपका, और सॉलिड एंगल की जो आपकी यूनिट होती है, सॉरी, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल जो है आपकी वो स्टेरेडियन होती है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल आपका जो होता है उसकी होती है स्टेरेडियन। ठोस एंगल जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्टेरेडियन, SR होता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल जो है हम लोग हेमिस्फेयर के लिए निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी सॉलिड एंगल हेमिस्फेयर के निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल, ये बेटा कोई आपका HT का नहीं है, सॉलिड एंगल जो है आपका ज्योमेट्री का एंगल होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर हेमिस्फेयर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इट इज r स्क्वायर, तो एंगल जो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई स्टेरेडियन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके रहती है कि व्हाट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आपसे बोला जाएगा, जो न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के जब आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपको
सॉलिड एंगल जो है डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है, ठीक है, और कैसे ये काम करेगा, तो इस चीज को देखते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए एक डायग्राम अपन बनाते हैं। अपन ने क्या देखा कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या था, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सरफेस से जो आपकी रेडिएशन इमिट हो रही है, वो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, नॉर्मल डायरेक्शन में कितना रेडिएट हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले एक नॉर्मल ले लिया। ठीक है, नॉर्मल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इस पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका सरफेस हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ब्लैक बॉडी हो गई। ठीक है, दिस इज योर ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब इससे कोई भी एक रेडिएशन हम लोग मान लेते हैं कि इस तरीके से आपकी रेडिएशन निकल रही है। ठीक है, और सॉलिड एंगल कैसे बन रहा है कि ये जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये आपकी क्या हो गई, इमिटेड रेडिएशन हो गई। दिस इज योर इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, ये जो सरफेस एंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। ठीक, तो इस तरीके, तो इस तरीके से ये आपका होता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग को डिफाइन करना है। अब इसमें हम लोग किस पे कंसिडर करेंगे, आपका जो सॉलिड एंगल बन रहा है उस पे हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपका स्फीयर, एक स्फीयर हमने कंसिडर कर लिया, सर्कल कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये इसकी सरफेस हो गई, ये आपका नॉर्मल इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, और ये इसका आपका कोस थीटा, आपका इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, उसमें एक एरिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एरिया को कंसिडर करके और इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको करते हैं। ये आपका वही अपन ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज है, तो इसको आराम से देखना और एक बार घर आप लोग पढ़ना है इसको रूम पे। नहीं समझ में आए फिर दोबारा अपन देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहां से रेडिएशन निकल रही है, हमने एक एरिया पूरा ये कंसिडर कर लिया इस तरीके से। ये पूरी वेवलेंथ हो गई, ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ निकलेगी, आपकी पूरी एरिया में निकलेगी। और इसमें ये एक एरिया हमने कंसिडर कर लिया जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा अगर हम लोग स्फीयर लेके चल रहे हैं तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, ये डी थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, आर डी थीटा हो गया। और इसका अगर हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, अगर हम लोग साइन कंपोनेंट निकालते हैं, तो ये आपका क्या बनता है, आर साइन थीटा कंपोनेंट बनता है। ठीक है, और ये पूरा जो बनेगा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, ये आपका इसमें बनेगा, और डी फाई क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। सॉरी सॉरी, ठीक है, इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो डिराइव करेंगे, तो ये जो हमने एरिया कंसिडर किया है,
ये जो एरिया हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इस एरिया की बात करें, इसका जो एरिया है DA2 हम लोग मान लेते हैं, DA2 इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। तो ये एरिया अपना हम लोग कंसिडर करके चल रहे हो। DA1 कौन सा है, ये ब्लैक बॉडी जो आपकी बनी हुई है, जो भी सरफेस आपकी, इसका एरिया हो गया DA, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या किया हमने, एक ब्लैक बॉडी ली, ठीक है। हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या कह रहा है कि आपकी जो सरफेस है, उस सरफेस से पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है, आपकी सरफेस की नॉर्मल से एंगल, नॉर्मल की डायरेक्शन में या नॉर्मल से कितना एंगल बना रहे हैं, उसमें जो रेडिएशन इमिट हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही सेम किया, एक हमने सरफेस ले ली, सरफेस पे नॉर्मल बनाया, उससे हमने एक डी थीटा एंगल पे अपनी रेडिएशन को मूव करवाया, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों ने एक एरिया कंसिडर किया। तो अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होगा, सॉलिड एंगल सबटेंड बाय जो सेकंड एरिया है जो अपनी बन रही है DA2 इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू I इक्वल टू DQ 1 से 2, ठीक है। जो हीट 1 से 2 सरफेस में जा रही है, ठीक है। DA1 cos थीटा 1, सॉरी cos थीटा रहेगा, 1 नहीं है, cos थीटा इंटू DA2 अपॉन R2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हो गया, इंटेंसिटी, हीट जो जा रही है फ्रॉम फर्स्ट सरफेस टू सेकंड, ठीक है। DA1 cos थीटा क्या हो गया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये अपना उसका हो गया पर यूनिट सॉलिड एंगल, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और DQ21 ये जो है आपकी रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम DA1 टू DA2, ठीक है। आपका जो DQ12 लिखा है, ये क्या है आपका, कि A1 से A2 में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, उसकी रेट हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम लोग और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगाते हैं, ठीक है, और उसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या आता है, DA2 जो आपका आएगा, DA2 आपका आता है R D थीटा R साइन थीटा D फाइव, ठीक है। और इसको और कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाइव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग DQ12 निकालते हैं, ठीक है, अब हमें सिर्फ ये निकालना है अगर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस 1 to 2 इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी, ठीक है, डॉट DA1 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। बाकी वैल्यूज इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको जब हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं आगे, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके लिए क्या, अब हेमिस्फीयर के लिए बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ टोटल रेडिएशन थ्रू द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू IDA1, ठीक है, 0 से π/2 थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और 0 से 2 π फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और
साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। और इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन इसका करेंगे, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा Q इज इक्वल्स टू पाई आई डी ए 1, ठीक है। और पाई आई जो है आपका ई हो जाएगा, पाई आई हो जाएगा ई डी ए 1, ठीक है। तो ये चीज आपकी फाइनल निकल के आएगी जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि E इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया पाई आई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। और इसको हम लोग फिर अगर स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, द टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए डिफ्यूज सरफेस इज इक्वल टू द पाई टाइम्स इट्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये क्या है आपकी टोटल इमिसिव पावर है, ठीक है। टोटल इमिसिव पावर है डिफ्यूज सरफेस की, ठीक है। डिफ्यूज सरफेस की टोटल इमिसिव पावर है, तो उस टोटल इमिसिव पावर जो है वो आपकी क्या रहेगी, पाई टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो आपका रहेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको उसमें बताना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का टॉपिक है, ठीक है, जो हम लोगों ने देख लिया अभी। और किसी इसमें आज हम लोगों ने जो पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और सॉलिड एंगल और वेन डिस्प्लेसमेंट लो देखा है, ठीक है। इनका सेंस होता है कि वेन डिस्प्लेसमेंट लो हमने देखा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखा कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल से जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो क्या है आपकी और कितनी होती है, ठीक है। और उसके साथ फिर हमने सॉलिड एंगल देखा, दैट इज योर मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। वहां से हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ एनी सरफेस इज पाई टाइम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर में हम लोग को डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, एनीबॉडी एल्स? ओके, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, ओके। कोई डाउट नहीं किसी को? यदुनंदन, सिद्धांत, No, sir. शशांक? चलो ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास, ओके। No, sir.